अब सीधा रुख करेंगे भोपाल का, जहां पर आईआरसी सेमिनार में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। से माननीय गडकरी जी का अभिनंदन और आभार इस बात के लिए भी कि आने के पहले ही उन्होंने लगभग 8,500 करोड़ रुपए के कामों की सौगात मध्य प्रदेश को दी है। उसके लिए हृदय की गहराइयों से उनका आभार। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से जिसको लेकर वो हमेशा चिंतित रहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जैसे जैसे सड़कों का विस्तार हो रहा है, विकास तो गांव-गांव तक पहुंच रहा है, लेकिन उसके साथ साथ प्रदूषण की गति भी उसके साथ बढ़ रही है। तो उस दिशा में हमेशा विभागों को, राज्यों को, इंजीनियर्स को अपने आप को तैयार रखना चाहिए कि आने वाली प्रदूषण की चुनौती से हमें कैसे निपटना है, और समय समय पर उसके लिए जो आवश्यक कदम है वो हमें उठाना चाहिए। मैं मानता हूं कि इस तरह के सेमिनार से निश्चित रूप से आने वाले समय में ऐसी चुनौतियों से निपटने में आसानी होगी। मैं पुनः एक बार माननीय गडकरी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और यहाँ पर पधारे हुए सभी डेलीगेट्स का अभिनंदन करता हूँ, आपका आभार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय देवियों और सज्जनों। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश ने हाल ही में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है और केंद्रीय राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। चाहे वो राज्य में सड़कों का विस्तार हो, युवाओं के लिए कार्यक्रम हो, किसान हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, कई सारी योजनाएं शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में तो मध्य प्रदेश ने एक अमिट अंक अपनी छवि छोड़ी है और राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव, जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए। आपसे निवेदन है कि आज के इस अवसर पर सभा को संबोधित करें। इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा आयोजित सेमिनार में हमारे बीच भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल के सबसे सक्रिय और ऊर्जावान और चमकदार नेतृत्व के धनी माननीय गडकरी जी पधारे। जोरदार अभिनंदन, स्वागत है उनका। सम्राट विक्रमादित्य की नगरी, राजा भोज की नगरी, पूरा प्रदेश हमारी अपनी उज्जवल कीर्ति, इतिहास की परंपरा लेकर के मध्य प्रदेश पूरे देश तो क्या दुनिया में एक अलग स्थान रखता है। ऐसे में जब नवाचार की बात आती है और खास करके सड़क सेतु निर्माण की नवीन विधाओं और प्रौद्योगिकी के संबंध में ये जो कांग्रेस आज आई है हमारे बीच में, अलग अलग प्रकार से विचार विमर्श करते हुए इस पूरे आयोजन के एक तरह से हम जब भोपाल में बैठ करके बात कर रहे हैं तो राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये मुझे सौभाग्य आपने दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय हमारे यशस्वी मंत्री जिनने नवाचार और सक्रियता के मामले में अपनी एक अलग पहचान बनाई, श्रीमान राकेश सिंह जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और ये मेरा सौभाग्य है माननीय गडकरी जी, आपने भाई साहब एक अच्छा काम किया। जब हम विकास के सपने देख रहे हैं तो विकास के आपके उस दिए गए अनुभव और सरकार के माध्यम से हमारे माननीय चीफ सेक्रेटरी ने आपके साथ जो समय गुजारा है, मैं धन्यवाद दूंगा। मध्य प्रदेश सरकार आपका आभार मानेगी। अनुराग जी के माध्यम से हम अपने उन प्रकार से कई मामलों में सकारात्मक और सक्रिय ऊर्जा के साथ ये मध्य प्रदेश को लाभ मिलेगा, जिसके कारण से आपने अपने मंत्रालय को चलाया और मुझे लगा कि अब हमारा भी अपना मध्य प्रदेश सरकार का मंत्रालय उस गति से चलेगा। माननीय अनुराग जी जो चीफ सेक्रेटरी बने अभी हमारे बीच केसी गुप्ता जी अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, वर्तमान में पीडब्ल्यूडी के आप काम देख रहे हैं, एमडी अविनाश लवानिया जी, कमलेश कुमार पिपरी जी अध्यक्ष आईआरसी, एसके निर्मल जी महासचिव आईआरसी, और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, इस अवसर पर आप सब
बात बहुत अच्छे से और बहुत विस्तार से हो गई। भारत शासन के अंदर के काम करने के तरीकों को देखने की भी अनुराग जी ने माननीय प्रधानमंत्री से गति शक्ति अभियान से लगा करके गडकरी जी के अनुभव को भी शेयर किया है। राकेश जी ने भी अपनी बात कही है। मैं 2-3 बातें कह करके ज़्यादा लंबा न कहते हुए कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। हम जब भोपाल में बैठे हैं तो यहाँ हमारी पुरानी तकनीक पे भी गौर करने की ज़रूरत है। नवीन विधा की बात आती है तो प्राचीन काल पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हमारे यहाँ डैम बनाने की एक विधा होती है। आमतौर पर कहीं भी डैम बनते हैं, भारत में बने या भारत के बाहर बने, आमतौर पर नदी की मुख्य धारा को रोक करके पानी और इसको स्टोर करके डैम बनाने की पद्धतियाँ हैं। आपको यहाँ से समय मिले तो आप हमारे बड़े तालाब को देखना। ये लगभग 1000 साल पहले राजा भोज के काल का बनाया हुआ तालाब है। इस तालाब की विधा है कि पानी तो आएगा, लेकिन रोकने के लिए मुख्य धारा के बजाय चट्टानों का उपयोग किया गया है। चट्टानों में पानी अपने आप इकट्ठा होगा और पानी की अधिक मात्रा फिर साइड से निकालने का एक गोलार्ध तरफ का रास्ता है, वो बहुत छोटा सा है। पानी का लेवल मेंटेन वही रहेगा, लेकिन कम खर्च में इतना बड़ा तालाब अगर बन जाए, और उससे बड़ी बात यह कि ये किसी भी हालत में फूटने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि मुख्य धारा कभी रोकी नहीं गई। ये अपने आप में नवीन तकनीक का राजा भोज के काल का 1000 साल का उदाहरण है, जो हमको ये महसूस कराता है कि नवीन तकनीक से बांध कैसे बनाए जा सकते हैं। ये नवीन तकनीक तो हो गई मुख्य धारा की, लेकिन प्राचीन विधा से जोड़ करके कम खर्च में अगर बांध बनाने तो ये भोपाल का बड़ा तालाब हमारे लिए एक माइलस्टोन का काम करेगा। माननीय गडकरी जी, आपके विभाग का एक लाभ मैंने लिया, मैं बताना चाहूँगा। ये हमारे जायसवाल जी आपके यहाँ है। आपने यहाँ हमारे बीच में इंदौर उज्जैन से एक 4 लेन निकाला था, जो आगे जा कर के सुपर एक्सप्रेसवे से मिलने वाला था या दिल्ली जाने के लिए था। हमारे यहाँ पुरानी सिक्कों की एक तकनीक है, सिक्कों का अपना एक शास्त्र है। सिक्कों का शास्त्र कैसा है कि सिक्कों में जैसे राजा भोज का काल 1000 साल पहले का है, विक्रमादित्य का काल 2000 साल पहले का है, सम्राट अशोक उज्जैन में गवर्नर रहे, ये 2250 साल पहले का है। हमारे यहाँ ये ऐसी लंबी परंपरा में राजाओं ने अपने सिक्के निकाले। तो सिक्कों का एक शास्त्र है कि सिक्के के एक तरफ तो जो राजा रहता था वो अपने चिन्ह कोई लगा देता था, लेकिन उसके पीछे वाली साइड में एक कॉमन चीज रहती थी जो हर बार एक जैसी रहती थी। अर्थात जैसे उदाहरण के लिए उज्जैन का सिक्का अगर 2000 साल पुराना भी होगा, सम्राट विक्रमादित्य काल का, अशोक के काल का भी होगा, 1000 साल पहले राजा भोज के काल का होगा, तो पीछे उसमें एक चौराहा जैसा 4 रास्ते निकल रहे हैं, ऐसा उसका ये अर्थात पूरे देश का सेंटर पॉइंट उज्जैन है, ये उसमें बनाया हुआ है। तो या उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कोई भी देश में कहीं जाएगा तो वो उससे ही उस मार्ग से गुजरेगा। वो मार्ग की पहचान जैसा एक उसमें चिन्ह बना हुआ है। उस चिन्ह के आधार पर चूंकि हमारे यहाँ उज्जैन से आगर होकर के झालावाड़ के रास्ते से दिल्ली का एक 4 लेन आपने मंजूर किया था। मैं जायसवाल जी के पास गया, ऑफिस में बैठा, मैंने कहा भाई आपने ये मार्ग मंजूर कर दिया, टेंडर भी कर दिया, लेकिन ये लंबा पड़ेगा, इसको छोटा करो, इसको उज्जैन से घुमाओ। तो आपने उज्जैन से कैसे घूमेगा? हमने कहा आप एयर डिस्टेंस निकालो। हमने एयर डिस्टेंस निकलवा करके उसकी जो लंबाई देखी तो वो लंबाई वाकई कम निकली। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, जायसवाल जी ने प्रस्ताव बढ़ाया और आप तक मंजूर होकर के आया, बना बनाया हुआ टेंडर कैंसिल किया और नज़दीक का रास्ता निकाला। तो ये जो नई तकनीक के साथ पुराने हमारे अनुभव भी है, कई सारी चीज़ों का जो लाभ जोड़ते हैं, ये मुझे लगता है कि एक सड़क की गुणवत्ता के साथ साथ इस प्रकार की भी आवश्यकता है जिससे हम अपने सरकार के दिए गए धनराशि का सदुपयोग भी करें, सही उपयोग भी करें, और वक्त के साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गडकरी जी के जो मूल भाव है वाकई ये इसी प्रकार के। जैसे मैं अभी हमारे बीच में बात आ रही थी, हमारे चीफ सेक्रेटरी बता भी रहे थे कि हमारे पास सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, इनको जोड़ करके यह भविष्य की दृष्टि से विस्तार की विकास की जरूरत है। जैसे मैं इस बात को समझ रहा था, हमने अपनी सरकार बनने के बाद संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव चालू किए कि केवल बड़े एक ही नगर इंदौर में रोजगार के लिए बड़े कारखाने बन जाए, इससे बात नहीं बनेगी। भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, तो हमारे लिए संभाग केंद्र पर भी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने की जरूरत है। तो वहाँ के आने जाने के मार्ग भी, लेकिन इनके साथ साथ भारत सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही और उसका हम लाभ कैसे ले सकते हैं, उसको जोड़ते हुए हमारे अपने भविष्य के प्लान बनाने की जरूरत है। जैसे उदाहरण के लिए अभी तक हमारे पास इंदौर से बंबई जाने का मार्ग
एक ही मार्ग था कि इंदौर से उज्जैन, उज्जैन से नागदा, नागदा से रतलाम के रास्ते से बंबई जाना रहता है। इसके अलावा बॉम्बे जाने का रास्ता नहीं, दिल्ली जाने का भी इसी प्रकार का था। तो ये अभी हमारा आमतौर पर 18 घंटे लगते हैं या 14 घंटे से ज़्यादा लगते हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ इंडस्ट्री की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, अगर अभी आज दिल्ली से कोई बंबई जाना चाहता तो उसके दो मार्ग है कि दिल्ली से वो नागदा आएंगे, नागदा से रतलाम के रास्ते आगे बढ़ेंगे जो गुजरात होके जाएगा, और या तो अभी वर्तमान में ग्वालियर से होकर के भोपाल, भोपाल से इटारसी, खंडवा होके बंबई के रास्ते जाएगा। लेकिन जैसे हमारा नया रेल मार्ग जो मंजूर हुआ है, खंडवा से इंदौर की ब्रॉडगेज जो हो रही है, जो आपने 4 लेन निकाला है, जिसके माध्यम से एक रास्ता निकलेगा जिसमें 4 से 6 घंटे का हमारा सफर बचेगा और उतने ही किलोमीटर 100 से 200 किलोमीटर बचेंगे। लेकिन इंदौर मनमाड़ एक और नई रेल लाइन मंजूर हो गई, उससे तो और 3 घंटे कम होने वाले। तो आने वाले समय में दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के लिए वापस जो वो मैंने सिक्का याद दिलाया, ये उसी प्रकार से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर इंदौर से होकर के मुंबई दिल्ली के लिए नया बनेगा। तो भविष्य की दृष्टि से इकोनॉमिक कॉरिडोर अपन जब बनाने की बात करेंगे तो इस प्रकार से इन कामों को लेकर के आपके यहाँ काफी अच्छे सुयोग्य इंजीनियर्स भी आए हैं, बाकी विधाओं से जुड़े लोग भी आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आज अब यहाँ, चूंकि मैं कुंभ की नगरी से आता हूं जहां अमृत मंथन 12 साल में प्रत्येक बार हमारे सारे संतगण, ऋषि मुनि, महामंडलेश्वर करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि 2 दिन आप भी अमृत मंथन करेंगे। इसमें निश्चित रूप से भारत के लिए नया एक उद्देश्य की आपकी पूर्ति होगी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सड़क मंत्रालय और नई टेक्नोलॉजी को लागू करते हुए आगे बढ़ेगा। ये बात सही है कि अभी बहुत सारी चीजों में हमने काफी प्रगति की है, लेकिन उतनी संभावना और बढ़ी हुई भी है। ये बात सही है कि हम आमतौर पर जो सड़कें बनाते थे डामर की, उसकी कठिनाइयों के बारे में गाली भी खाते थे, लेकिन काम भी करना पड़ता था, वो बड़ी बात थी। लेकिन आज बदलते समय में ये कितने प्रकार से अलग अलग नई नई तकनीक लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी जो आपकी अपनी स्पीड है, मैं मध्य प्रदेश के बारे में जरूर बताना चाहूंगा कि लगभग 15.5 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से हमारी मध्य प्रदेश सरकार अपने विकास के मामले में आगे बढ़ रही है, सड़क बनाने के लिए आगे बन रही है। और ये जो दूसरा आपका जो आइडिया, उस पर भी हम काम कर रहे हैं कि बना बनाए मार्ग को तो हम चौड़ा करें अपनी जगह, ठीक है, लेकिन ग्रीन फील्ड के माध्यम से एक नए रोड बनाएं, उनके आधार पर जो डेवलपमेंट की आपकी कल्पना है, इस कल्पना पे हमने काफी काम किया है। तो उम्मीद करेंगे कि आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। एक बार पुनः मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, और आपके सभी प्रकार के सुझाव में मध्य प्रदेश सरकार के विकास के मामले में भी आपके सुझाव पे हम आगे बढ़ेंगे। पुनः अभिनंदन, वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। देवियों और सज्जनों, समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, हम सभी जानते हैं कि साधारण नेता नहीं, एक दूरदर्शी नेता हैं। दिवाली आ रही है, मिठाई मिलेगी, लेकिन हमारी तो होली दिवाली सब मन गई। जोरदार अभिनंदन करो माननीय गडकरी जी का, जिनके आने के पहले हमारा कानपुर भोपाल एक्सप्रेसवे 4 लेन तो मंजूर किया लगभग 6,500 करोड़ से, और आप कह रहे 25,000 करोड़ की और नई सौगात देने वाले बहुत जल्दी। तो इससे अच्छी क्या बात हमारे लिए। तो ये वाकई सारे त्योहार एक दिन हो गए। एक बार फिर मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उनका आभार भी मानता, और उनका प्रेम स्नेह सदैव इसी प्रकार से मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार अभिनंदन माननीय गडकरी जी का। और अब मैं माननीय मंत्री जी से विनम्र आग्रह करती हूँ कि आज के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए परम आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे सहयोगी आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, अनेक सालों तक पार्लियामेंट में मेरे साथ जिन्होंने काम किया, ऐसे मेरे सहयोगी और पीडब्ल्यू मिनिस्टर आदरणीय राकेश सिंह जी, 1.5 साल तक
मेरे विभाग के सचिव के रूप में बहुत अच्छा कार्य जिन्होंने किया और अभी आपके चीफ सेक्रेटरी है ऐसे आदरणीय अनुराग जैन जी, आदरणीय केसी गुप्ता ACS गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, अविनाश लवानिया, चंद्रमोहन ठाकुर जी, कमलेश कुमार पिपरी जी प्रेसिडेंट IRC, SK निर्मल सेक्रेटरी जनरल, श्री S सालुंके वाइस प्रेसिडेंट, श्री मोहित वर्मा वाइस प्रेसिडेंट, श्री RK मेहरा इंजीनियर इंचार्ज, श्री SS बघेल और उपस्थित देश भर से आए हुए सभी इंजीनियर्स, एक्सपर्ट्स, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मुझे आज इस कार्यक्रम में आने के बाद बहुत खुशी हुई। खुशी इस बात की हुई कि रोड कंस्ट्रक्शन और ब्रिज कंस्ट्रक्शन में जो क्वालिटी है और जो नई नई टेक्नोलॉजी है और उसके बारे में एग्जीक्यूशन करते समय अपने विचार मंथन से क्या सुधार करना चाहिए, कौन सी नई टेक्निक अपनानी चाहिए, इसके लिए IRC ने जो इनिशिएटिव लिया है और आप सब लोग इसमें शरीक हुए हैं, ये निश्चित रूप से बहुत बहुत आनंद और अभिनंदन का विषय है। मैं IRC को और मध्य प्रदेश PWD को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारी कोशिश यही है कि क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करें और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करें। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व आप सब लोग जानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि हमारे देश के इकोनॉमी को वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है और विशेष रूप से आत्मनिर्भर भारत बनाना है। एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और इंपोर्ट को कम करना है और ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री को बढ़ाकर हमारे देश की ग्रोथ रेट को जैसे बढ़ाना है वैसे रोजगार का भी निर्माण करके हमारे देश को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाना है। किसी भी देश के विकास में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका किसी की है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, 4 चीजें जहां डेवलप होगी वहां ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री खड़ी होगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और जहां ट्रेड, इंडस्ट्री और बिजनेस खड़ा होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, वहां रोजगार निर्माण होगा और जहां रोजगार निर्माण होगा वहां की गरीबी दूर होगी। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर ये हमारे सरकार की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है और इसलिए हमें वर्ल्ड में जो सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है और हमारे देश में जो अच्छे प्रयोग है उस प्रयोग को स्वीकार कर हमें इस सेक्टर को क्वालिटेटिव बनाना है। मैं अपने लाइफ में 2 बातें बहुत याद रखता हूँ। पहली बात है कि नॉलेज एज ए पावर, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future। और ये जो नॉलेज है आपको आपके महाविद्यालय में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT में तो मिला है, पर इस नॉलेज का उपयोग करके ओनरशिप के साथ अगर आपकी विजन क्वालिटेटिव होगी, जो अच्छी बातें उसको स्वीकारते हुए आगे जाएगी, तो देश के भविष्य को बदलने की आपकी ताकत है। आप हमारे आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं, विश्वकर्मा हैं और इसलिए आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए स्वाभाविक रूप से आपके अनुभव से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप सबका योगदान बहुत बड़ा है। कभी कभी मंत्री होने के नाते बहुत सी बातों का क्रेडिट मिलता है हमको और इसलिए लोगों को लगता है कि ये रोड इन्होंने बनाया। मैं थोड़ी रोड बनाने के लिए आता हूँ, ये रोड तो आप काम करते हैं,
और इसलिए जब आप अच्छा काम करते हैं तो उसका क्रेडिट मिलता है, और जब गड्ढे पड़ते हैं तो भी हमको डिस्क्रेडिट भी मिलता है। लोग तुरंत सोशल मीडिया पे ठोकने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखते। तो इसलिए ये जो आपने सबने मिलकर जो काम किया है उसके कारण कभी कभी ये जो अच्छी बात है, क्रेडिट है, वो हमको मिलता है। मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूँ, वैसे बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ, पर मैं एक मैनेजमेंट में एक बात बहुत अच्छी तरीके से सीखा कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने जब बी स्क्वायर काम किया तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट व्हेन ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। एंड दिस ट्वाइस ए बी is a result of collective team spirit. We need to establish coordination, cooperation and communication between the stakeholders. जब हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे सुझाव मिलते हैं। मैं अक्सर हमारे सहयोगी को कहता हूं कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इंफिनिटी। यू कैनॉट कैच योर ओन इमेज। और इसलिए जो जो छोटे छोटे लोग भी होते हैं वो भी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और जो अच्छी बातें बताते हैं उसके ऊपर किसी का पेटेंट नहीं है, तो उसको स्वीकारना और हमारी कुछ कमियां लोग ध्यान में लाकर देते तो उसको निश्चित रूप से कम करने की कोशिश करना, दैट इज टू बी द बेस्ट वे फॉर सक्सेस। और इसलिए नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज एज ए पावर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दूसरी एक बात जो है वो जो मैं अक्सर याद रखता हूं वो है वेस्ट टू वेल्थ। एक मैं अक्सर ये बात पे विश्वास रखता हूं कि नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप that you can convert waste into wealth. अभी कुछ दिन पहले हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास 450 एकड़ जगह डंप यार्ड की थी। अब हमने टेक्नोलॉजी लाई, गंदा पानी जो था वो बेच दिया तो 300 करोड़ रुपए साल के मिलते, शुद्ध करके गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को पावर जनरेशन को दिया। लोग टॉयलेट में पानी डालते, हमको पैसे मिलते हैं 300 करोड़ साल के। फिर कचरे में हमने उसको सेग्रीगेट किया और एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी लाई। ग्लास, मेटल और प्लास्टिक को रिसाइकलिंग हुआ और जो ऑर्गेनिक वेस्ट थे वो बायोडाइजेस्टर में डाल के उसे मीथेन बनाकर बायो सीएनजी बन गया, तो गैस बन गया। तो कचरे के लिए इतनी जगह ही लगती नहीं थी। फिर मेरे मन में आया, मैं हमारे कमिश्नर को कहा कि हमारा शहर एजुकेशनल हब बनना चाहिए। तो मैं पुणे में मेरे बड़े अच्छे संबंध है, सिम्बोसिस करके यूनिवर्सिटी है, उनके मुजुमदार करके चेयरमैन थे। उनको मैंने कहा, मुजुमदार साहब आपको मेरे लिए एक बात करनी होगी। बोले क्या करना है? मैंने नागपुर में आपका कैंपस खोलिए। तो उन्होंने कहा कि एक कंडीशन पे खोलूंगा, अगर आप मुझे जगह दोगे तो मैंने आने के बाद सोचा कि जगह कहाँ मिलेगी शहर में, तो ये डंप यार्ड खाली हुआ था। तो मैंने हमारे कमिश्नर को कहा कि एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन लेकर एक टेंडर निकालो और 1 रुपए के लीज पर 110 एकड़ जगह हमने 30 साल के लिए सिम्बोसिस को दी। और फिर सिम्बोसिस में मुजुमदार साहब और उनके लड़की को कहा कि डिज़ाइन मेरे बिना नहीं मंजूर करना, आर्किटेक्ट मैं सिलेक्ट करूंगा। और मेरे मित्र है मुंबई में, मैं काफ़ी दिनों तक था ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर करके, ही इज प्रूव टू बी द वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट इन द कंट्री। तो मैंने उनको फ़ोन किया और वैसे भी उनको पहले मैंने हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करने के लिए बुलाया। तो कभी कभी वो मुझे कहते कि नितिन जी तुमने मुझे कहाँ फंसा। हमने एक रेलवे लाइन शहर से जाती थी डिफेंस में, तो वो लाइन हमने 2.5 करोड़ रुपए में खरीद ली और हफीज़ को कहा कि इस पर एक अच्छा 35 हेक्टेयर ज़मीन थी और उसमें हमने एक बहुत अच्छा डिज़ाइन किया मार्केट का और उसका नाम रखा लंडन स्ट्रीट, बाद में हम ऑरेंज स्ट्रीट किया।
24 पैकेजेस हुए और अभी तक 7 पैकेजेस हमने बेचे हैं और कारपोरेशन को 2,500 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, 2.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट, और वो डिज़ाइन किया हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने। पर वो कारपोरेशन में काम करते करते इतना तंग हो गया कि बहुत बार मेरे पास आया कि बोले मुझे ज़रा आप यहाँ से छुट्टी दो। बोला नहीं। मैंने बोला आप दुनिया में काम करते हो, अमेरिका में काम करते हो, इंग्लैंड में काम करते हो, दुबई में करते हो, जरा कारपोरेशन में भी काम का अनुभव लो। अगर यहाँ तुम फिट हो गए तो दुनिया के कहीं भी काम के लिए आप फिट हो जाएंगे। अभी 7 पैकेजेस हो गए पूरे। तो उनको मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी का डिजाइन करो। यूनिवर्सिटी आई, 450 करोड़ का कॉम्प्लेक्स बना। इट इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लेक्स इन द कंट्री। अब 15,000 लड़के पढ़ रहे हैं और जितने पढ़े उतने फॉरेन में चले गए। बहुत लोगों को रोजगार अच्छा देश में मिला और बहुत से फॉरेन में चले गए। फिर मैंने, हमारे मुख्यमंत्री थे देवेंद्र जी, उनको कहा कि अब अपने यहाँ नरसिंह मुंग जी आनी चाहिए। तो फिर वो अमरीश भाई जो हमारे नरसिंह मुंग जी के प्रमुख है, वो बोले मुझे जगह दो। फिर कचरे वाली जगह निकाली, फिर 50 एकड़ उनको दी और परसों उनका भी भूमि पूजन हो गया। और वो केजी टू पीजी करीब 850 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और नागपुर में दोनों इंस्टीट्यूशन आ गई और इसलिए हमारे यहाँ एजुकेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी हो गई। तो मैंने कहा ये वेस्ट टू वेल्थ नहीं है, ये वेस्ट टू नॉलेज है, क्योंकि कचरे के डंप यार्ड के ऊपर उसका उपयोग हुआ। तो मुझे लगता है कि आपके यहाँ भी कचरे के तो हो गई। अनुराग जी अब हमारे यहाँ से आए, उन्होंने 3 बातें उनकी विशेषता है। एक जो गति शक्ति करके ये जो योजना बनी, जिसके कारण कोऑर्डिनेशन हो, सरकार में साइलोज में काम करती है, एक दूसरे से कोई बात नहीं करता, क्योंकि हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस में लिखा है कि एक अधिकारी ने दूसरे से बात नहीं करना, चर्चा नहीं करना और सुनना नहीं, तो कोई बात नहीं करता। तो पहला आया कि रेलवे अलग ब्रिज बना रहा है, हम अलग बना रहे हैं, और रोड तीसरा कोई और चौथा कर रहा है। तो फिर प्रधानमंत्री जी बोलते थे बार बार ये साइलोज में चलता है। तो अनुराग जी का कंट्रीब्यूशन है देश के लिए कि उन्होंने गति शक्ति, ये जो प्लेटफॉर्म खड़ा किया, अब इसके कारण हम तो सब समझ जाता है। और जो उन्होंने उनके भाषण में कहा, आप जिस स्टेट से आए हो, ये गति शक्ति को, इस सॉफ्टवेयर को ले जाकर आप इसकी शुरुआत करिए। इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक है कि मैं अभी दिल्ली बेंगलोर से चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे हेलीकॉप्टर से देख रहा था, तो 3 बड़े बड़े टावर रोड में आए और उसको उठाने के लिए 300-400 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। तो मेरे साथ वो भी मध्य प्रदेश के थे, अच्छे अधिकारी थे, पांडे करके, सागर के, रिटायर्ड हुए भी, मेंबर NHA। मैंने कहा पांडे जी तुमने IIT पास किया है ना? बोले हाँ। बोले तुमको समझ में नहीं आता, ये टावर से थोड़ा रास्ता सरका देते तो ये 450 रुपये काय के लिए खर्चा होते हैं? बोले साहब आप सही है, पर ये DPR वालों ने गलती की। ये DPR वाले तो इतने महान लोग हैं कि एक एक जन को पद्मश्री और पद्म विभूषण नहीं देना चाहिए। मैंने कितने गंदे काम हो सकते हैं, कितने इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कोई घर में बैठ के गूगल पे ही प्लान करते हैं। आई एम सॉरी अगर उनमें से कुछ हो गए तो उनकी क्षमा मांगता हूं। भाई पैसा 2 पैसे ज्यादा लो, काम परफेक्ट करो ना। और हम सब जो हमारा चलता है मिनिस्ट्री का झंझट, अनुराग जी और हमको ये नया EOT दो, एक्सटेंशन ऑफ वर्क दो, एडिशनल स्कोप ऑफ वर्क करो, पूरा DPR गलत, अलाइनमेंट गलत, और हम यही करते करते हमारी सब समय चला जाता है। तो पहली बात परफेक्शन इन DPR, और इसलिए हमारे जो PDRO होते हैं और आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डेप्यूटी इंजीनियर होते हैं, वो कोई भी रोड प्रोजेक्ट करने के पहले कभी साइट पर जाते हैं क्या? देखते हैं क्या उसको? कहाँ मंदिर आ रही, कहाँ मस्जिद आ रही, पूरा रोड बना दे और मस्जिद और मंदिर के सामने काम बंद कर देते और फिर हमारे पास आते, साहब इसको कैसे निकालना? अरे भाई पहले ध्यान में आता तो रोड बाजू से ले जाते थे। इसका कारण वो गूगल पे बैठ के तय होता है। तो पहली बात यह है कि ओनरशिप चाहिए। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो हमारा DPR जो है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री और हमारे PWD मिनिस्टर को कहूंगा
कि आपके पास IIT भी होंगी, इंजीनियरिंग कॉलेज भी होंगे, इनके सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 5-10 लाख रुपए बच्चे को भी अनुभव मिलेगा। उनको बोलो कि ये DPR चेक करो, और आपको ये DPR अगर चेक होगा तो बहुत सी गलतियां ध्यान में आ जाएगी, जिसके कारण फ्यूचर के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो पहली बात तो एक स्वाभाविक है, और दूसरे फिर अथॉरिटी इंजीनियर है। अभी हमने काफ़ी सुधार किया है उसमें। ये इनको इंडिपेंडेंट इंजीनियर कहते हैं। मैंने कहा पहले इनका नाम बदलो, ये डिपेंडेंट इंजीनियर रखो। कोई तो भी 70 साल का 75 साल का रिटायर्ड आदमी, वही DPR बनाने वाली भी कंपनियां उनकी है। बाकी भी मैं तो बोला अभी ऑफिशियल करो, जितने गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको DPR बनाने के लिए और प्रोत्साहित करो लगे तो, क्योंकि उनके नॉलेज का और एक्सपीरियंस का उपयोग होगा। अब ये जो इंडिपेंडेंट इंजीनियर है, अब उसके लिए भी हमने काफ़ी चेंजेस किए। जब अनुराग जी थे, अब उनको जिम्मेदार पकड़ा, और इसलिए ग्राउंड लेवल पर यह 2-3 बातें जब तक नहीं हो पाएगी, तब तक मुझे लगता है कि हमारा परफेक्शन नहीं होगा। आज हमारे देश का रोड नेटवर्क 63 लाख किलोमीटर है। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि अभी सुंदरलाल पटवा जी जब मंत्री थे और मैं मुंबई में मंत्री था, तो सुंदरलाल पटवा जी ग्रामीण विकास मंत्री थे, और मेरे पीछे मुंबई में मेरे घर पे उतरते थे। मेरे उनके पारिवारिक संबंध बहुत घनिष्ठ थे। तो एक दिन मुझे कहा, नितिन, अटल जी को मिलने के लिए तुमको दिल्ली आना है। तो मैं, पटवा जी क्यों, मुझे क्यों मिलना है? बोला मैं बोल रहा हूँ आना इस तारीख को। मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैं बोला आता हूँ। मैं अटल जी के पास गया, और उन्हें पहले बात करके रखी थी, और अटल जी ने मुझे कहा कि तुमने वो शहरों में बहुत काम किया, फ्लाईओवर वगैरह, तुम ये प्रधानमंत्री, ये जो ग्राम सड़क योजना है गांव को जोड़ने वाली, ये तुम बनो। और 3-4 महीने मैंने उसके ऊपर काम किया। पटवा जी को प्रेजेंटेशन दिया, अटल जी को दिया, योजना उनको दी। फिर 1.5-2 महीना कुछ हुआ ही नहीं। फिर पटवा जी ने अटल जी की मीटिंग तय की, और अटल जी मुझे तो प्रेम भी बहुत करते थे, और मुझे बोले, क्यों, आपको काम बताया, अभी तक क्यों नहीं कुछ हुआ? तो मैंने हंसते हुए कहा, मैं थोड़ी देश का प्रधानमंत्री हूँ, आप है, आप बताओ क्यों नहीं हुआ? तो बोला, मुझे बोले क्या है? मैंने बोला ये नीति आयोग में ये व्यक्ति है, वो बोलता है कि ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये स्टेट सब्जेक्ट है। देयर आर 3 लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो गांव को जोड़ने का काम है ये स्टेट लिस्ट में है, और वो कहता है कि प्रधानमंत्री जी, वी कैन नॉट मेक एनी एक्सपेंडिचर ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, इसलिए ये हो नहीं सकता। तो अटल जी ने मेरे तरफ देखा। अब मैं थोड़ा बोलने में आउटस्पोकन हूँ। बोला, अटल जी, ये तुमको सलाह देने वाला तुमको डुबाने का काम कर रहा है। बोले कैसे? मैंने बोला, इसको थोड़ी चुनाव लड़ना है, तुमको चुनाव लड़ना है, और ग्राम सड़क योजना करोगे तो इतिहास में आपका नाम होगा। तो बोले मैं क्या करूं? मैंने बोला इसकी कुछ मत सुनिए, भाई ठप्पा आप साइन मारिए, आप तो वहां में वो, आप जो बोलोगे वो होगा। और ये नहीं तो ये अगले बार तुम ये यहाँ चेयर पर तो आना चाहिए, ये काम नहीं होगा तो ये नियमों को कौन दुनिया याद करेगी? यू कैन, आप कर सकते हो निर्णय। अटल जी ने पहली बार निर्णय किया, 15 दिन में डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने घोषणा की, और देश के इतिहास में 6.5 लाख गांवों में से करीब 3.5 लाख गांव उस तक उसको मजबूत रोड से जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने किया तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और इस योजना की शुरुआत अगर किसी ने की तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और उस समय ग्रामीण विकास मंत्री सुंदरलाल पटवा जी ने की। ये इतिहास है, और मेरा सौभाग्य है कि वो योजना बनाने के लिए मुझे मौका मिला। अब आपको ये ग्रामीण रोड से लेकर, डिस्ट्रिक्ट रोड से लेकर, स्टेट हाईवे से लेकर नेशनल हाईवे तक ये बिल्कुल हो सकता है। अभी मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में अनधिकृत लेआउट्स हैं, मैं अनुराग जी को पता है, आप एक बार आइए तो मैं आपको, तो मुझे रास्ते बनाने हैं। अब एक रास्ता रोड, ये जो अनधिकृत लेआउट झोपड़पट्टी में बनाना, सरकार बोलते ये अनधिकृत है, पैसे नहीं है। अब मेरे को चुनाव लड़ना है,
तो उनके वोट नहीं मिलेंगे तो मैं कैसे जीतूंगा। तो फिर मैं सोचा और फिर मैंने एक एक्सपर्ट की मीटिंग बुलाई और मैंने कहा मुझे 25 लाख रुपए किलोमीटर के अंदर रोड 10 साल टिकेगा, ऐसा रोड बन सकता है क्या? तो मैं सब साइंटिस्ट को होने वाला बन सकता है। तो मैं मिट्टी में 20% फ्लैश और उसने कहा सतना जो है तुम्हारे यहाँ, वहाँ का चूना 4%, वो डालकर उसको सॉइल स्टेबलाइज करके फिर उसमें बाद में अगर हम रोलर घुमाएंगे तो रोड 5 साल टिकेगा। एक ने प्रपोजल दिया। दूसरे ने दिया कि ये जो स्टील स्लैग है जो हम रोड में यूज करते हैं उसको बारीक करके, वो भी मिलती है आजकल, वो वेस्ट मटेरियल है, उससे सीमेंट में ऐड होती है, स्लैग सीमेंट, और वो अगर हमने उसमें डाल दी तो अब मैंने उसकी योजना बनाई और पहला पायलट प्रोजेक्ट का रोड बना, अभी टेस्टिंग होगा। तो 25 लाख रुपए किलोमीटर। जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई उसमें भी विशेष रूप से ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया था कि डिज़ाइन कैसे बना। अभी अनुराग जी थे तभी हमारे यहाँ सर्कुलर निकला कि देखिए ये डांबर रोड बनाने में बहुत लोगों की खुशी है। हर साल रोड बनता है और हर साल गड्ढे पड़ते हैं और हर साल नया रोड बनता है, इसमें कुछ लोगों को बड़ा आनंद आता है। ये तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। तो भोपाल में 2 दिवसीय IRC सेमिनार जो भोपाल में आयोजित हो रहा है और इस कार्यक्रम में PWD मंत्री राकेश सिंह मौजूद है। इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, साथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। और आप अगर ये टेक्नोलॉजी लेंगे, वैसे मुझे बता रहे थे अभी PWD मिनिस्टर राकेश जी कि उन्होंने इसको स्वीकार किया, तो ये बिटुमिन रोड और पानी की दुश्मनी है और हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम इतनी अच्छी नहीं है और पानी जब गिरता है तो उसके कारण बड़े प्रमाण पर ये रोड खराब हो जाते हैं। तो ये अल्ट्राटेक का जो है ये रोड कैसे, इसके लिए भी आप लोग ज़रूर विचार करिए। जहाँ तक हम रोड बना रहे हैं उसकी हमारे राज्य के, देश के विकास में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 14% है, चाइना की 8% है। पुल निर्माण के साथ साथ नई तकनीकों पर इस कार्यक्रम के जरिए मंथन किया जा रहा है। सड़क निर्माण, इसी के साथ साथ निर्माण कार्य से जुड़े जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर इस कार्यक्रम में मंथन किया जा रहा है। इसमें कुछ लोगों को बड़ा आनंद आता है। अब यह आनंद अगर खत्म करना है तो हमने अभी इसके ऊपर एक अल्ट्राटेक का व्हाइट टॉपिंग कंक्रीट लाया है और वो आप व्हाइट टॉपिंग करा दो, 25 साल कुछ नहीं होगा। मैंने हमारे शहर में पूरा शहर कंक्रीट रोड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ब्लैक कॉटन सॉइल है, गड्ढी नहीं है। और आप अगर ये टेक्नोलॉजी लेंगे, वैसे मुझे बता रहे थे अभी PWD मिनिस्टर राकेश जी कि उन्होंने इसको स्वीकार किया, तो ये बिटुमिन रोड और पानी की दुश्मनी है और हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम इतनी अच्छी नहीं है और पानी जब गिरता है तो उसके कारण बड़े प्रमाण पर ये रोड खराब हो जाते हैं। तो ये अल्ट्राटेक का जो है ये रोड कैसे, इसके लिए भी आप लोग ज़रूर विचार करिए। जहाँ तक हम रोड बना रहे हैं उसकी हमारे राज्य के, देश के विकास में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 14% है, चाइना की 8% है। परसों मैं अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गया था, वहाँ के बड़े बड़े CEO आए थे, उनकी भी 12% है। और हमारे देश में ये लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने का सबसे बड़ा आवश्यकता है कि रेलवे की, वाटरवेज की और हाईवेज की इफिशिएंसी बढ़ानी होगी कम पैसे में। अभी आज मैं आ रहा था, वैसे बहुत दिन जब आता हूँ हवाई जहाज एयरपोर्ट पे उतरता हूँ, बहुत सुंदर है भोपाल, ये लेक बहुत सुंदर है। तो मैं एक बार आया तब शिवराज जी को बताया
कि ऊपर से रोपवे बना दो और भोपाल को जोड़ दो, तो ऊपर के ऊपर लोग पानी के ऊपर से चले जाएंगे। फिर दूसरी बार मैंने आया तब उनको कहा अगर थोड़े पैसे खर्चा कर सकते हो तो पानी के अंदर इमेंस टनल बना दो ताकि चार से वहाँ से निकल जाएंगे। आज मेरे मन में आइडिया आई, 15-20 करोड़ की है, पूरा भोपाल जिसमें मंत्री नितिन गडकरी इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। इसी के साथ ही नई तकनीकों के माध्यम से कैसे विकास हो सकता है, इस विषय को लेकर वो जानकारी साझा भी कर रहे हैं। तो निर्माण कार्य से जुड़े हुए तमाम पहलू और उनमें नई तकनीकों का इस्तेमाल, इस विषय को लेकर इस कार्यक्रम में मंथन किया जा रहा है। उस तीर जाने के लिए एक वो जो स्पेशल कोचिन शिपयार्ड ने रोडवे वो रोपैक्स वो एक नए बनाए, वो हमारे कोचिन शिप। तो भोपाल में ये खास कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, 2 दिवसीय कार्यक्रम, जिसमें आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी शिरकत की है। तो वो इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। इसी के साथ ही किस तरीके से सड़क निर्माण के ज़रिए शहरों को आपस में जोड़ा जाए, नए तकनीक का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए शहरों के विकास के लिए, इन सभी मुद्दों को लेकर वो अपनी यहाँ पर बात रख रहे हैं। रेस्टोरेंट बना, वहाँ चले जाते हैं और अभी अलीबाग जाने के लिए 3 घंटे लगते थे, अब यह 17 मिनट में जा रही। अभी मुंबई में नया एयरपोर्ट बन रहा है, तो मैंने उनको कहा ये वही उसमें लगा दो कि एयरपोर्ट में डायरेक्ट हमने एक जेटी बना दिया। और मैं शिपिंग मंत्री था, पूरे मुंबई में अलग अलग जगह पर लोग अपनी गाड़ी, कार और अपना ट्रक, बसेस उसमें डालेंगे। रोपैक्स फेमस है बहुत, कोचिन शिपयार्ड ही बनाती है, और उसमें बैठकर गाड़ी रख दो, 17 मिनट में मुंबई से कहीं भी तुम एयरपोर्ट चले जाओगे। अभी 3 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं। तो मुझे मालूम नहीं है, भोपाल में आप एक बार लाओ और ये रोपैक्स लगा दो, अपनी गाड़ी, स्कूटर सब लगेंगी, वहाँ छोटा सा धक्का बनाना पड़ेगा और इधर से उधर पानी पे गाड़ी रख दी, उतर गया, चला गया, तो आपका सस्ते में काम हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी में जो इनोवेशंस है, जैसे गंगा के ऊपर, ब्रह्मपुत्रा के ऊपर, ये निकलकर ब्रिज एकदम दूर है, तो 135-200 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था। अब डायरेक्ट ये रोपैक्स के कारण लोग जा रहे हैं। तो ये जो नई नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस है ये, और अभी आपको तो 2 दिन पहले मैं गया था, आपका भेल भोपाल में है ना, वो उनका मिथेनॉल की कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन मैंने किया, जनरल मानकेशाह ऑडिटोरियम जो है उधर हमारे डिफेंस का, वहाँ। अब इन्होंने एक टेक्नोलॉजी तैयार की है भेल ने। उन्होंने जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उससे मिथेनॉल बनाया। और हमारे यहाँ मैंने बेंगलोर में कर्नाटक स्टेट कॉरपोरेशन की 25 बसेस 15% मिथेनॉल डाल के अच्छी चलाई, एक सक्सेसफुल हुआ। अशोक लेलैंड ने ट्रक और बसेस लॉन्च की है और अब मरीन इंजन मिथेनॉल के बन रहे हैं। तो मेरा आपसे एक सुझाव, मिथेनॉल का रेट है 22 रुपये लीटर और डीजल का है 120 रुपये लीटर। और अभी इन्होंने जो टेक्नोलॉजी तैयार की, जनरेटर सेट, अशोक लेलैंड और किर्लोस्कर के भी मार्केट में आ गए। तो जहां आप जनरेटर सेट यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में, वहां इलेक्ट्रिक मशीनरी वो भी आ रही है। पूरे आपके जितने जनरेटर्स है वो अगर मिथेनॉल पे जाएंगे तो आप रोड को 1000 करोड़ के रोड में कम से कम 40 करोड़ की कॉस्ट कम कर लोगे। हम डीजल 100 करोड़ का रुपए का लगता है। तो पहली बात तो ऐसी है कि हम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम कैसे करें। तो डीजल और पेट्रोल के बजाय इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो LNG, CNG, इलेक्ट्रिक, इसका उपयोग करेंगे, फायदा होगा। अभी आपके यहाँ मैंने बजाज की स्कूटर लॉन्च की थी 2 महीने पहले पूना में, 2 व्हीलर, वो थी बायो CNG के ऊपर। अब CNG बनता है परली से। हमारे यहाँ 400 प्रोजेक्ट शुरू है, 70 एक पूरे हो गए। मैं भी 10 टन CNG बना रहा हूँ। वो CNG में स्कूटर में डालने से 1 किलोमीटर पेट्रोल की स्कूटर और मोटरसाइकिल का खर्चा 2 रुपये 25 पैसे आता है और CNG का खर्चा 1 रुपये आता है।
तो आप समझ लीजिए कि आपकी बचत कितनी होगी। ये पेट्रोल डीजल की कार दिखने वाली नहीं है अभी। मैं तो, मेरा कैंपेन है इसके खिलाफ चलता है कि इस देश में 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है और हमारे देश के हेल्थ प्रॉब्लम की सबसे बड़ी समस्या पोल्यूशन है। और ये ग्रीन फ्यूल हमारे इथेनॉल, बाद में बायो सीएनजी, ये अभी हम बिटुमिन भी बना रहे हैं। मैं परसों हमारे यहाँ मीटिंग हुई, सभी मैन्युफैक्चरर आए थे, इंडियन ऑयल के चेयरमैन थे। मैंने उनको एक काम दिया कि हमारे देश को 90 लाख टन बिटुमिन लगता है और हमारे देश की रिफाइनरी की कैपेसिटी केवल 50 लाख टन है मैक्सिमम, तो 40 से 50 लाख टन इंपोर्ट होता है। तो मैंने इंडियन ऑयल और बाकी सब रिफाइनरी को बोला कि आप क्या प्रयोग करो, आप ही करो कि 7% प्लास्टिक आप बिटुमिन में डालो और जो यूज टायर है दुनिया भर के वो देश में लाओ, उसकी रबर की पाउडर निकालो, 20 रुपए किलो मिलेगी, वो 15% डालो। और अभी जो परली से राइस स्ट्रॉ बन रहा है, परली से ये जो इथेनॉल बन रहा है, उसमें से लिग्नन करके 35% मटेरियल निकलता है और उसका भाव भी 10-15 रुपए किलो है। 35% लिग्नन। सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये अभी टेक्नोलॉजी का पेटेंट लिया है, इनको मालूम है, उसका जरा सबको जानकारी दीजिए। तो 35% लिग्नट, 15% रबर की पाउडर और 7% प्लास्टिक वेस्ट अगर बिटुमिन में डाल दिया तो बिटुमिन का 50 रुपए का रेट 35 रुपए पे आएगा रेट। तो आपका बिटुमिन सस्ता हो जाएगा और क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। और वही अभी स्टैंडर्ड का बिटुमिन मैंने कहा आप ही तैयार करो और ये वेस्ट टू वेल्थ हो जाएगा। पूरा प्लास्टिक जो पड़ा हुआ है वो ऑयल कंपनियां खरीद लेगी, वेस्ट प्लास्टिक। रबर टायर है उसका भी यूज हो जाएगा। तो ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके एक्सपेरिमेंट करने होंगे और जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद शायद ये भी हो सकता है कि कुछ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होंगे, कुछ नहीं होंगे। अभी मैं बहुत दिनों से 4-5-6 साल से प्रयास कर रहा था और इंडियन ऑयल के पीछे लगा कि ये परली जलती है पंजाब हरियाणा में और दिल्ली में प्रदूषण होता है। फिर मैंने हरियाणा के और पंजाब के मुख्यमंत्री को कहा कि इसको कलेक्ट करने के लिए आप पॉलिसी बनाओ, कंसेशन बनाओ। फिर भारत सरकार ने कुछ कंसेशन दिए। आपको ताज्जुब होगा कि पानीपत में प्लांट शुरू हुआ है, वो जो परली जलती थी उससे 1 लाख लीटर इथेनॉल बन रहा है, 150 टन बायो बिटुमिन बन रहा है और 88,000 टन बायो एविएशन फ्यूल यानी ईंधन बन रहा है। और आप समझिए कि ये देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं है, वो ऊर्जादाता है।